नमस्कार छात्र छात्राओं। आज हम जो भूगोल के अंदर तृतीय वर्ष कला के भारत का भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र पर अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में हम तीसरी यूनिट पे चल रहे हैं। इसमें आज हम जनसंख्या के जो नगरीकरण है उस पर ध्यान देंगे। नगरीकरण आप जानते हैं, नगरों में जो जनसंख्या का स्तर जो बढ़ता है वो नगरीकरण कहलाता है। यानी नगरों की संख्या और नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अगर कुल जनसंख्या में बढ़ता है तो वो प्रक्रिया नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। हालांकि अधिकतर जो विश्व के राष्ट्र हैं, विश्व के यूरोप और अमेरिका के जो हैं, वो पूर्ण रूप से नगरीकृत है। वहाँ बहुत ही कम संख्या में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। परंतु भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा ग्रामीण परिवेश का है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हमेशा से ही देश की जनसंख्या में ऊंचा रहा है। इस कारण अब हमारे यहाँ जो नगरीकरण की प्रवृत्ति है वो बढ़ती ही चली जा रही है और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तो बहुत तेजी से बढ़ी। विशेषकर जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का, उस समय बड़े पैमाने पर लोग उन देशों से यहाँ आकर बसे और वो अधिकतर नगरीय जनसंख्या का भाग ही बने। तो ऐसी स्थिति में नगरीकरण की चर्चा हम आज कर रहे हैं। अब पहले हम ये अंतर बता दें कि नगर और गांव में क्या अंतर है, तब हम नगरीकरण को समझ पाएंगे। नगर और गांव का मूल अंतर यह है कि जो लोग वहां निवास करते हैं वे क्या कर रहे हैं। यानी अगर वे लोग प्राथमिक कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक कार्य का अर्थ है कि कृषि, पशुपालन, जो शिकार करना, आखेट या जंगलों से एकत्रीकरण जैसी प्राथमिक गतिविधियों में यदि वे संलग्न हैं तो वे सभी निवासी या उस स्थान पर जहाँ वे लोग निवास करते हैं प्राथमिक क्रिया करने वाले, वो स्थान गांव कहलाएगा या ग्रामीण कहलाएगा। उसके विपरीत अगर द्वितीयक या तृतीयक आर्थिक क्रिया यानी विनिर्माण, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से यदि वे जुड़े हुए हैं और उस प्रकार के कार्य आर्थिक गतिविधियों के रूप में कर रहे हैं तो उनका निवास स्थान नगर कहलाएगा। ये तो एक बेसिक डिफरेंस है। हालांकि आर्थिक व्यापार और वाणिज्य और सेवा क्षेत्र हर जगह आपको मिलता है। यानी हम गांव में भी अगर जाते हैं तो गांव में भी आपको दुकानें मिलेंगी, वहां भी व्यापारिक प्रतिष्ठान मिलेंगे, वहां भी आपको विभिन्न सेवा क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, परंतु मूल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कम और कृषकों का प्रतिशत ज्यादा होता है। इस आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि वो परिवेश ग्रामीण है या नगरीय है। किसी हाईवे पर स्थित कोई ढाबा और उसके आसपास के जो मकान है, जो रेस्टोरेंट और दूसरी सुविधाएं, पेट्रोल पंप उपलब्ध करवा के लोगों का आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और किसी प्रकार की प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं करते हैं, वे नगरीय ही कहलाते हैं। भारत में नगर और ग्राम की परिभाषा मूल रूप से हमारी जनगणना विभाग द्वारा तय की जाती है। यहाँ पर एक निश्चित संख्या में वृद्धि के बाद उस क्षेत्र को नगर या कस्बे के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है और इसमें उनकी ऑक्यूपेशन और उनकी संख्या दोनों को ध्यान में रखा जाता है और उसमें कई श्रेणी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, कई श्रेणी के गांव और शहर डिसाइड कर लिए जाते हैं आकार के हिसाब से और फिर उनको नाम दिया जाता है। महानगर, नगर, कस्बा, बृहद महानगर, इस प्रकार से उनका श्रेणीकरण कर दिया जाता है। अब हम बात वापस से अपने ही मूल बिंदु पर आते हैं कि नगरीकरण यानी नगरों की संख्या बढ़ना, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से हटकर लोग द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीज नगरीकरण कहलाएगी। अब ये काम दो तरीके से हो सकता है। एक, वो अपने स्थान पर रहते हुए प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं करने लग जाए तो वह जगह ग्रामीण से हटकर नगरीय बन जाएगी। और दूसरा, यदि वे पलायन करके अपने ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आ जाए तो नगर की जनसंख्या बढ़ जाएगी और वो भी नगरीकरण कहलाएगा। यानी दोनों स्थिति में नगरीकरण हो रहा है, नगर की संख्या और जनसंख्या दोनों बढ़ रही है। तो भारत के अंदर दोनों ही काम हो रहे हैं, नगरों की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कई जगह जो ग्रामीण से हटकर स्टेटस उनका नगरीय हो रहा है और कई जगह जो नगर है वो वहां पर पलायन की वजह से लोग बढ़ रहे हैं और वो नगर बनते जा रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां भारत में आराम से देखने को आपको मिल जाती हैं और हर जनगणना में कई सारे जो ऐसे पहले जो ग्रामीण के अंदर आते थे वो सारे क्षेत्र अब नगरियों में शामिल कर लिए जाते हैं और फिर नगर की जनसंख्या वापस से काउंट की जाती है। तो ये एक्सरसाइज हर 10 साल बाद की जाती है जब ग्रामीण और नगरीय का स्टेटस यानी नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है पंचायत समिति क्षेत्र को और वो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र बन जाता है। और ये किस पर डिसाइड होता है? उसकी आकार पर और वहां पर रहने वाले लोगों के क्या कार्य कर रहे हैं उस कार्य पर निर्भर करता है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि नगरीकरण, कारण क्या है?
सबसे पहली बात है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर जो दबाव है, मूल रूप से जो हमारी आर्थिक क्रिया है वो कृषि है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया जो मूल रूप से हम करते हैं कृषि और पशुपालन है, इस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जो उनके आकार छोटे होते जा रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि गाँव में भी बहुत तेजी से होती जा रही है। ऐसे समय में साल भर उनको किसी रोजगार का अभाव रहता है, गांव में दूसरी सुविधाओं का भी लगभग अभाव है और अधिक आय के लिए और दूसरी सुविधा प्राप्त करने के लिए लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लग जाते हैं। रोजगार के अवसर जो गांव में उपलब्ध नहीं है उसकी तलाश में वो शहरों की तरफ आते हैं। हालांकि एक अलग बात है कि वो वहाँ क्या पाते हैं और क्या नहीं पाते हैं, परंतु फिर भी एक लोभ रहता है कि वहाँ हमें आसानी से रोजगार मिल जाएगा। और क्योंकि कृषि छोटी जोत होने के बाद ज्यादा अनार्थिक हो जाती है, उस पर अपने जीवन यापन से ज्यादा आप इस पे कुछ पा नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में लोगों का शहरों की तरफ आकर्षण बढ़ता ही चला जा रहा है। आज की आधुनिक जीवन पद्धति और नगरीय चकाचौंध से आकर्षित होकर भी युवा शहर की तरफ पलायन करते हैं और शिक्षित जो बेरोजगार है, जो शिक्षित है, उनका प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की बजाय द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की तरफ झुकाव बहुत ही स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में गांव की जनसंख्या का प्रतिशत घटता जा रहा है और शहर की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी तो लगभग 10-12% लोग गाँव में निवास करते, शहरों में निवास करते थे और आज लगभग 1/3 की जनसंख्या शहरों में निवास कर रही है। और ये दोनों तरीके से हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले चर्चा की थी। शहरों का स्टेटस भी चेंज हुआ है और उनके अंदर पलायन से जनसंख्या भी बढ़ी है। तो वो सभी चीजें अब हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लें। जो नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या के अंदर जो प्रतिशत था वो 1901 में 10.84% था, 1921 में यह 11.18% था और 1951 में यह काफी बढ़कर 17.22% हो गया। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि 51 में जो प्रतिशत बढ़ने का कारण था वो पलायन था। बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो पलायन करके लोग आए वो अधिकतर शहरी जनसंख्या का भाग बने, तो 17% जनसंख्या हो गई। 61 में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई, 17.97% ही रही। उसके बाद एक बड़ी वृद्धि हमें देखने को मिलती है 1981 में 23.34% जनसंख्या का प्रतिशत हो गया। अब इस समय नगरीकरण का जो बड़ा कारण था वो औद्योगिकरण था। औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या का विकास नगरों में ज्यादा हुआ और 11 की जनगणना के हिसाब से हमारी 37.71% जनसंख्या नगरीय है, जो लगभग 1/3 से ज्यादा भाग है। अब ये जो वृद्धि है लगातार एक प्रक्रिया के तहत चलती रही। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां औसत से अधिक यानी मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, ये वे राज्य हैं जहां राष्ट्रीय औसत से अधिक नगरीकरण पाया जाता है। जैसे गोवा है, बहुत अधिक नगरीकृत है, महाराष्ट्र बहुत अधिक नगरीकृत है, नगरों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि गाँव की कमी नहीं है, परंतु नगरीकरण की संख्या काफी ज्यादा है। जो कम नगरीकृत है वो है मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। यदि आप प्रति व्यक्ति आय और विकास के स्तर को देखें तो वे राज्य जहां नगरीकरण ज्यादा है वहां विकास का स्तर, प्रति व्यक्ति आय दोनों ही ज्यादा है, और जिन राज्यों में नगरीकरण कम है वहां विकास का स्तर, प्रति व्यक्ति आय दोनों ही कम है। तो ये सीधा सीधा संबंध है। अगर आप प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से जुड़े रहेंगे तो आपकी आय कम रहेगी, और यदि आप द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से जुड़ते हैं तो आपकी आय में निश्चित रूप से विकास होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ही केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो देश के औसत से कहीं अधिक है। तो ये हमने देखा कि भारत में इस तरह से नगरीकरण दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और कई बड़े बड़े अर्बन एग्लोमरेशंस बने हैं। प्रथम श्रेणी के यानी 1 लाख के जो नगर है, द्वितीय श्रेणी के नगर जो 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तृतीय श्रेणी के 20,000 से 50,000 के बीच जनसंख्या रखने वाले, इस तरह से 5,000 से कम जनसंख्या रखने वाले को छठी श्रेणी का नगर माना जाता है। तो अब ये सारी हमारे पास स्थिति है जहां पर नगरीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नगर बढ़ते जा रहे हैं, महानगर बढ़ते जा रहे हैं और नगरीकरण बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इसकी प्रमुख कारक क्या है? पहले भी मैंने इस बात पर डिस्कशन किया है कि जो कृषि का दबाव है, कृषि भूमि पर जो दबाव है, लगातार संतान उत्पत्ति और अधिक संतान उत्पत्ति के कारण जोतों के आकार छोटे से छोटे होते जा रहे हैं और उनसे
इतना लाभ नहीं हो पाता कि व्यक्ति साल भर अपना गुजारा कर पाए। अधिकतर क्षेत्र सिंचाई की कमी की वजह से साल में सिर्फ एक फसल ले पाते हैं, तो साल भर एक ही रोजगार का उन पर अभाव रहता है। औद्योगिकरण, क्योंकि गांव की बजाय शहरों में ही औद्योगिकरण अधिक हुआ है, तो औद्योगिकरण की वजह से रोजगारों की जो उपलब्धता है वो शहरों में ही है, तो लोगों में शहरों की तरफ रुझान बढ़ा है। खेती के अलावा गांव में कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं होता है। छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो कुटीर उद्योग हमारी रीढ़ थी, गांधी जी ने कहा था कि भारत कुटीर उद्योगों का देश है, यहाँ छोटे और लघु और गृह उद्योगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुटीर उद्योग की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और आज की बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति के अंदर कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इनके प्रोत्साहन में बहुत सारे काम किए हैं। रोजगार के अवसर नगरों में बढ़ गए हैं। यातायात के जो साधन है, वो कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम्स है गाँव को फेस करनी पड़ती है, वो शहरों में कम है, इस वजह से लोगों का आकर्षण बढ़ता है। और शहरी जीवन की चकाचौंध तो हम सब जानते ही हैं, हम सब इसका शिकार कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। हर व्यक्ति एक जो जीवन शैली का सपना लेके चलता है, वो बड़ी चकाचौंध भरी और बड़ी सुख सुविधा संपन्न होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि हम अपने गाँव का घर छोड़कर अगर शहर में आते हैं तो वो सारी सुख सुविधाएं हमें मिल ही पाती हैं। तो ये सब चीजें नगरीकरण के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखी जाती है। हालांकि नगरीकरण विकास का द्योतक है और जो देश जितना ज्यादा नगरीकृत है वो उतना ही ज्यादा विकसित भी समझा जाता है, क्योंकि जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं वो विकास के पैमाने पर अविकसित देश का मापक है, और जो तृतीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं वो विकास के मापक के रूप में देखी जाती है। परंतु भारत जैसे देश के अंदर जो कृषि प्रधान है, जहाँ उपजाऊ भूमि है और बड़ी पैमाने पर जनसंख्या कृषि से संलग्न है, हम कृषि को छोड़कर पूर्ण रूप से उद्योगों और सेवा क्षेत्रों पर आश्रित नहीं हो सकती। हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं और व्यापार की कच्चे माल की आवश्यकताओं के लिए हमें इस क्षेत्र को भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगली कक्षा में हम जनसंख्या तो हम कर चुके हैं, आगे कुछ और पक्षों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।